मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम गंग गणपतये नमः। ओम वास्तुपुरुषाय विद्महे भूमिपुत्राय धीमहि तन्नो वास्तु प्रचोदयात। नमस्कार मेरे भाई और बहनों, आज हम वास्तु पुरुष क्या है इसकी जानकारी लेंगे। वास्तुशास्त्र में वास्तु पुरुष क्या है। बृहद संहिता में वास्तुविद्या के बारे में उल्लेख है कि यह ब्रह्मा से मुनियों के पास आई है। ग्रंथ बतलाते हैं कि संसार को आतंकित करने वाला कोई असुर उत्पन्न हुआ था। उस असुर की विशालता से आतंकित होकर समस्त देवताओं ने क्रुद्ध होकर उस असुर का सिर नीचा करके पृथ्वी में गाड़ दिया और स्वयं वहाँ खड़े रहे। जिस स्थान पर वो देवता खड़े रहे वह उनका क्षेत्र माना गया। इस असुर का नाम ब्रह्मा ने वास्तुपुरुष रखा तथा घोषणा की कि पृथ्वी पर यह पूज्य होंगे। वह निर्माण तभी सफल होंगे जब इनका सम्मान करते हुए कार्य किया जाएगा। भूखंड में वास्तुपुरुष की कल्पना एक ऐसे औंधे मुँह लेटे हुए पुरुष के रूप में की गई है जिसका सिर ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा, कंधे उत्तर व पूर्व दिशा में, कोहनियाँ वायव्य कोण व अग्निकोण में, दोनों पैर मुड़े हुए व घुटने कोहनियों को छूते हुए पुनः वायव्य व अग्निकोण में तथा पैर जुड़े हुए तलवे मिले हुए नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम दिशा में होते हैं। इस कल्पना में वास्तुपुरुष का पेट भूखंड के मध्य स्थान में पड़ेगा जिसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है। भूखंड में प्रत्येक भाग में वास्तुपुरुष का कोई न कोई अंग अवश्य होता है। भूखंड योजना में वास्तुशास्त्र के अनुरूप चाहे 100 चतुष्कोणीय उपखंड करे या 81 या 64, सभी के प्रत्येक समकोणीय उपखंडों में वास्तुपुरुष का अस्तित्व अवश्य उपस्थित रहता है। वास्तुपुरुष भूखंड के स्वामी है। वास्तुपुरुष की आकृति वक्र होती है, उनका पृष्ठ उठा हुआ होता है। मान्यताओं के अनुरूप ही भूखंड के पदों में इस प्रकार वास्तुपुरुष की कल्पना की जाती है। वास्तुपुरुष के अतिरिक्त भूखंड में वास्तुशास्त्र के तकनीकी पक्ष का पोषण विश्वकर्मा करते हैं। सम्राट पृथु की सहायता के लिए ब्रह्मा ने विश्वकर्मा की नियुक्ति की तथा पृथु को आदेश दिया कि भवन निर्माण विश्वकर्मा के परामर्श से करे। उन्होंने विश्वकर्मा के रूप में एक ऐसी शक्ति को नियम लागू करने के अधिकार दे जो राजदंड के भय के बिना निर्माण के तकनीकी पक्ष का पोषण करता था। उन्हें भूखंड में अवस्थित 45 देवताओं की प्रकृति के अनुरूप ब्रह्मा की मानसिक सृष्टि को मूर्त रूप देते हुए व्यक्तिगत भूखंडों में भी विनियोजन करना था, जिससे यह एक जटिल कार्य था कि निर्जीव भूखंडों में दैवत्य को स्थापित करते हुए वास्तु सौंदर्य की सृष्टि की जावे। हमारे भवन निर्माण कलाओं का जन्म वैदिक काल से हुआ है। निर्माण के सामान्य नियमों के विकास के साथ उन्हें नैतिक नियमों में आबद्ध करना परम आवश्यक था। भारतीय चिंतन के अनुरूप, जिसमें प्रत्येक कर्म या स्थापना को दार्शनिक आधार प्रदान करके धर्म या दैवीय रूप प्रकलन करके उसकी महत्ता बढ़ाई जाती है, उसके पश्चात उसमें आनुपातिक सौंदर्य की सृष्टि करके प्रस्तुतिकरण इस भांति किया जाता है कि मानो यह प्रस्तुति स्वयं ईश्वर से उद्भूत हो। सामान्यतः समाज धर्मभीरू होता है, अतः उनसे नियमों का पालन कराना सरल रहता है। आज के वास्तुपुरुष की सत्ता आधुनिक आर्किटेक्ट्स से कहीं अधिक है। यूँ तो वास्तुकला के नियम राज्याधीन रहे, परंतु ऋग्वैदिक काल से ही इनका रूप शुद्ध आध्यात्मिक रहा। वास्तुपुरुष के जिस पद में नियम विरुद्ध स्थापना की जाए, उस पद के अधिकारी देवता अपनी प्रकृति के अनुरूप विपरीत फल देते हैं तथा जिस पद के स्वामी के अनुकूल स्थापना की जाए वे अपनी प्रकृति के अनुरूप सुफल देते हैं। वास्तुपुरुष को ब्रह्मा ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की तृतीया में बनाया था। शनिवार के दिन और कृतिका के दिन उसका जन्म हुआ। उस दिन व्यतिपात योग था और विष्टिकरण था। भद्राओं के मध्य और कुलिक योग में उसका जन्म हुआ। अपने जन्म के बाद वास्तुपुरुष ब्रह्मा के समीप गया और बोला, यह चराचर जगत तुमने रचा है और बिना अपराध के ये देवता मुझे अत्यंत पीड़ा देते हैं।
तो प्रसन्न हुए ब्रह्मा उसको वर देते हैं, ग्राम, नगर, दुर्ग, शहर इनमें और महल, प्याऊ और जलाशय उद्यान में जो मनुष्य वास्तु पुरुष तुझे न पूजे वह दरिद्रता और मृत्यु को प्राप्त होता है, उसको बात बात पर विघ्न होगा, तथा वास्तु पूजा को नहीं करता हुआ मनुष्य तेरा भोजन होगा। यह कहकर ब्रह्मा शीघ्र अंतर्धान हो गए। इससे मनुष्य गृह के आरंभ में और प्रवेश में वास्तु की पूजा करे। वास्तुशास्त्र या शिल्प शास्त्र का ही भाग है। सामान्य भाषा में वास्तु का अर्थ मनुष्य के रहने के स्थान को कहा जाता है। वास्तु में सबसे प्रभावकारी तत्व सूर्य है। सूर्य की रश्मियों से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका सीधा प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। वास्तु का दूसरा प्रभावशाली कारक चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि मानव शरीर भी चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करता है। इसी कारण मनुष्य जब अपना सिर उत्तर दिशा की ओर कर सोता है, उसे अनिद्रा, तनाव जैसी समस्या उत्पन्न होती है। हमारा निवास स्थान, व्यापारिक स्थल, फैक्ट्री आदि भी एक मंदिर है। अतः इनका निर्माण वास्तु के नियमों के अंतर्गत होता है, तो वह सदैव सुख समृद्धि देता है। इनके निर्माण में पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल इन 5 तत्वों का उपयोग होता है। जब तक इन तत्वों में समानता रहती है, मनुष्य का जीवन सुचारू रूप से चलता है। वास्तु पुरुष भूखंड के प्रत्येक स्थल पर विराजमान रहते हैं। भगवान शंकर के देव है वरदान के कारण वास्तु देवता स्थल पर रहने वाले मनुष्यों को लाभ हानि पहुंचाते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाने के लिए वास्तु के नियमों का पालन करना चाहिए। वास्तु में निम्न कारकों का महत्व है जिनका पालन करना चाहिए। दिशा का महत्व, स्थल का चयन, प्लाट का आकार, सड़कों का चयन, पेड़ पौधों का चयन, स्थल का चढ़ाव उतार, जल निकासी एवं टंकी का चयन, शुभ चिन्ह, गृह निर्माण में मुख्य द्वार, कमरों का निर्माण, दरवाजे, खिड़कियों का निर्माण। जब हम गृह निर्माण शुरू करें, उसके पूर्व निम्न बातों का ध्यान अवश्य है। माह और वार। प्लाट खरीदते समय पहले प्लाट के आकार का चयन वास्तुशास्त्र के अनुसार आवश्यक है। 2 विशाल प्लाटों के बीच संकीर्ण प्लाट पर बना मकान कभी शुभ फल नहीं देता। देवताओं का स्थान ईशान कोण में है, क्योंकि सूर्य की किरणें सर्वप्रथम ईशान कोण पर पड़ती है। मैंने अनुभव किया है कि आज हमारे देश में वास्तु विषय पर क्रांति आ गई है। प्रायः लोग वास्तु के विषय में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने को उत्सुक नजर आते हैं। वास्तु विषय हमारे ग्रंथों में समाहित है। विश्वकर्मा पुराण, विश्वकर्मा प्रकाश, नारद संहिता, शिल्प संहिता, वास्तु रत्नाकर आदि ग्रंथ वास्तु विषय के आधार स्तंभ है। विश्वकर्मा पुराण को पढ़कर यह जाना जा सकता है कि किस प्रकार कॉलोनी को बसाया जा सकता है। द्वापर युग द्वारावती का निर्माण पूरा होने के बाद जब द्वारावती में भगवान श्री कृष्ण जन समुदाय के साथ पहुँचे, तो किसी को भी द्वार नजर नहीं आए। सभी पूछने लगे, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। इसलिए द्वारावती का नाम द्वारिका पड़ गया। द्वारिका नगरी में अलग अलग व्यक्तियों के लिए मकान की रचना के माप दिए गए एवं मकान किस प्रकार होना चाहिए विस्तार पूर्वक बता दिया, और आज भी वह उसी कसौटी पर उतर खड़े हैं। उपरोक्त ग्रंथों में मार्ग, मार्गवेद, वृक्षवेद, भूमि परीक्षण, भूमि चयन, गृह की आयु, गृह निर्माण का समय, शैया, आसन, जलाशय आदि की स्थिति का वर्णन मिलता है। आज जब हम वास्तु के विषय पर सोच रहे हैं एवं हर व्यक्ति के मन में एक बात अवश्य है कि हमारा मकान वास्तुकला के हिसाब से तो है, परंतु परिस्थितिवश अधिकांश लोग अपना मकान तुड़वाकर पुनः वास्तु के हिसाब से बनवाने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में भी मकान की काफ़ी हद तक वास्तु के अनुरूप किया जा सकता है। सर्वप्रथम मकान के केंद्र बिंदु को देखें, उसके पश्चात उत्तर पूर्व अर्थात ईशान दिशा को वास्तु में बहुत अधिक महत्व दिया है। के कोने को देख उस स्थान को स्वच्छ रखा जाए एवं संभव हो सके तो पूजा का स्थान बनाया जाए। नए मकान को अवश्य हम वास्तुशास्त्र के अनुसार बना सकते हैं। उसके लिए जो आजकल चयन है उससे मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। पुराने ग्रंथों के अनुसार गृहस्वामी की जन्म कुंडली के आधार पर मकान की जन्म कुंडली बनाई जाती है। उसके पश्चात कौन सा कमरा किस दिशा में
और कहाँ होगा, इस बात का निर्धारण होता है। सिर्फ दिशाओं का ही महत्व नहीं है, क्योंकि ग्रंथों में वर्णित मकान शुरू कब किया जाए, जब यह भी विस्तार से बतलाया गया है। क्योंकि ग्रंथों में किस गोचर में मकान शुरू किया जाए तो मकान की आयु कितनी रहेगी, ऐसे लगभग 30 स्थितियाँ बतलाई गई है। उदाहरण के लिए अपनी उच्च राशि में शुभ ग्रह लग्न या केंद्र स्थान में हो तो ऐसे लग्न में ग्रह आरंभ करने से मकान 200 वर्ष तक रहता है। अतः मुहूर्त, वास्तु प्रतिष्ठा, वास्तु शांति का वास्तु में बहुत अधिक महत्व बतलाया गया है। अतः ज्योतिष एवं वास्तु को अलग नहीं किया जा सकता। आज वास्तुकला के नाम पर जितना हो हल्ला, जितनी चीख पुकार हो रही है, इतनी तो कभी नहीं हुई। कुछ लोगों ने तो वास्तुकला को एक दुकानदारी समझ लिया और अपनी दुकान को सजाने लगे हैं। धड़ाधड़ वास्तुकला पर किताबें लिखी जा रही है। वास्तुकला पर लिखने जाने वाले ये अनुभव करवा रहे हैं। मैं आश्चर्य करता हूँ कि यह क्या है। यह लोगों को मूर्ख बनाने की कला नहीं है। क्या हम अपने पुराने मकानों को तोड़ दें? इतनी ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं को, जो हमारी श्रेष्ठता की निशानी है, उनको हम बर्बाद कर दें? मैंने भी वास्तुशास्त्र का अध्ययन किया और वास्तु ज्ञान क्या है और उस ज्ञान को पूर्णता के साथ मैंने समझने का प्रयास किया है। मेरी दृष्टि में वास्तुशास्त्र एक प्रमाणित विज्ञान है जिसकी प्रासंगिकता हर युग से जुड़ी है। जमीन, भूमि का चयन, शोधन, संचालन, कलश की स्थापना के लिए दिशा निर्धारण, स्थापना बिंदु का चयन आदि वास्तुशास्त्र का विषय है। विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र में कहते हैं, शिल्पशास्त्र के पूर्ण ज्ञान से अच्छे मनुष्यों को चतुर्वेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की निश्चित रूप से प्राप्त होती है और मरणशील मनुष्य भी देवता स्वरूप बन जाता है। संपूर्ण विश्व का आधार स्रोत ऊर्जा है। यह ऊर्जा उत्तर ध्रुवीय एवं दक्षिणी ध्रुव पर स्थित रहकर चुंबकीय लहरों के रूप में उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर सतत प्रवाहित होती रहती है। इसी कारण भवन निर्माण में दक्षिण का भाग ऊंचा और उत्तरी दिशा का भाग नीचा होना चाहिए। विश्वकर्मादि शिल्पियों ने सर्वप्रथम गृह निर्माण का निर्देश दिया है। गृह निर्माण में ज्योतिष शास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए ज्योतिषी से भूमि क्रय एवं भवन निर्माण के लिए शुभ समय की जानकारी लेने का नियम है। ऐसा करने पर भवन निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने के साथ साथ गृहपति एवं भवन में आवास करने वाले सदस्यों को आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य एवं व्यापार तथा जीवन के उत्तरोत्तर उन्नति के शुभ अवसरों की प्राप्ति का सरल मार्ग प्राप्त होता है। आइए आगे भवन निर्माण की क्या क्या और महत्वपूर्ण बातों पर विचार करें।